बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज के लेक्चर में हम फ़र्स्ट ईयर की दरसी किताब उसका 7वां सबक सिफ़ारिश, इसका ख़ुलासा जानने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये सबक सिफ़ारिश आप जानते हैं कि किसी भी सबक का ख़ुलासा 10 नंबर का होता है और 10 नंबर के ख़ुलासे में 1 नंबर मुसन्निफ़ के नाम का होता है और 9 नंबर का ख़ुलासा होता है। 2 से 2.5 सफ़हात पर मुश्तमिल आपने सबक का ख़ुलासा लिखना होता है। 605 के मार्कर से आपने सबक का उन्वान देना है और 604 के कट वाले मार्कर के साथ आपने मुसन्निफ़ का नाम बाईं जानिब लिखना है। आइए हम बढ़ते हैं कि इस सबक के ख़ुलासे में हम क्या लिख सकते हैं। वो तलबा और तालिबात जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक तो वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दूसरे नंबर पर एक और बड़ी अहम बात वो ये कि वो तलबा और तालिबात जिन्होंने दरसी किताब नहीं पढ़ी हुई और उन्हें इम्तिहानात में मुश्किल का सामना है, तो वो अगर मेरे इन लेक्चर्स के ख़ुलासा जात को सिर्फ सुन लें तो उन्हें पूरे सबक बड़ी आसानी के साथ याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बहुत आसान पैराए में आपके सामने ये तमाम असबाक के ख़ुलासा जात लिखे हैं। आइए ज़रा बढ़ते हैं कि इस सबक का ख़ुलासा क्या है, और अगर ख़ुलासा आ जाए तो हमने उसके अंदर क्या तहरीर करना है। आप अपने कॉपी और नोट्स निकाल लें या अपना रजिस्टर निकाल लें, उसके ऊपर आप इसको लिख लें। आपने उर्दू का पेपर इंक पेन से करना है और पेलिकन का इंक आपने पेन के अंदर यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। आपने किसी भी सूरत बाल पेन से उर्दू का पेपर हल नहीं करना। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये एक स्टोरी है जिसमें एक बाबूजी हैं। बाबूजी का मतलब है एक अमीर आदमी है। उसके पास एक तांगा चलाने वाला फ़ीका अपना एक प्रॉब्लम लेकर, अपना एक मसला लेकर जाता है कि आप मेरा ये मसला हल करवा दें। और वो उसका मसला कैसे हल करते हैं, आइए ज़रा हम जानते हैं। कहते हैं कि ये बाबूजी जो हैं वो अपनी रुदात सुना रहे हैं। वो कहते हैं कि मोहल्ले की बड़ी गली के मोड़ पर 3-4 तांगे वाले हर वक्त मौजूद रहते थे, मगर उस रोज़ जब मैं पहुंचा तो वहां पर एक भी तांगे वाला मौजूद न था। मुझे बहुत दूर भी जाना था और जल्दी भी पहुंचना था। ये बाबूजी खुद सुना रहे हैं कि मैंने जाना था, मैं जल्दी में भी था, तांगा जिस पॉइंट से मिलता था वहाँ से कोई तांगा भी ना मिला, तो मैं तांगे के इंतज़ार में गली की नुक्कड़ पर खड़ा हो गया। बहुत से तांगे मेरे सामने से गुज़रे, मगर सब भरे हुए थे। मैं थोड़ी ही देर में, वो कहते हैं जी, कि फिर मैं वहाँ खड़ा हुआ था, तो वहाँ खड़े हुए ही मैंने अचानक फ़ीके कोचवान को अपनी तरफ आते हुए देखा। ये फ़ीका कोचवान कहते हैं तांगा चलाने वाला, तांगे का ड्राइवर, उसको कोचवान कहते हैं। तो वो कहते हैं जी कि मुझे बहुत दूर भी जाना था और बहुत से तांगे मेरे सामने से गुज़रे, मगर सब भरे हुए थे। मैंने थोड़ी ही देर में अफसुर्दा चेहरे के साथ फ़ीके कोचवान को अपनी तरफ आते देखा। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने पूछा कि ऐसी हालत क्यों बना रखी है, तो उसने जवाब दिया या बताया कि उसके वालिद साहब जो कोचवान हैं, उनकी आँख जो पहले ही लाल लाल रहती थी और उसमें से पानी भी मुस्तकिल बहता रहता था, एक रोज़ पहले जब वो सवारियां लेकर मिस्री शाह से गुज़र रहे थे तो उन्होंने एक नीम हकीम से सुरमा ख़रीद लिया, क्योंकि उसने अल्लाह रसूल की कसम खा के सुरमा दिया था और कहा था कि आँख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। यानी फ़ीका अपने वालिद की आँख की दर्द के बारे में बता रहा है कि पहले वो लाल लाल रहती थी, कल उन्होंने एक सुरमा लिया है एक नीम हकीम से, वो सुरमा लगाने से उनकी आँख की तकलीफ़ और बढ़ गई है। हमने उस दर्द को ठीक करने के लिए बहुत सारे घरेलू टोटके भी किए हैं, मगर आँख का दर्द ठीक नहीं हुआ। ज़रा देखते हैं कि क्या टोटके किए हैं। वो कहते हैं जी कि उन्होंने कहा जी आँख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सुरमे के इस्तेमाल के साथ ही आँखों की तकलीफ़ में इजाफ़ा हो गया। बहुत कोशिश की कि तकलीफ़ ठीक हो सके, इसके लिए हमने, यानी उस दर्द को ठीक करने के लिए हमने पोस्ट के डोडे पानी में उबाल कर
اس کے پانی سے آنکھوں کو دھویا اور پھر پالک کا ساگ ابال کر کے بھی ہم نے آنکھوں پر باندھا، لیکن افاقہ نہیں ہوا، بلکہ ابا نے صاف کہہ دیا کہ اب مزید جتن نہ کرو، بلکہ آنکھ کا دیا بجھ گیا ہے۔ اب وہ پوری رودات سنا رہا ہے کہ آنکھ میں درد ہوئی، ہم نے پہلے لال لال رہتی تھی، سرما لگا، سرما لگانے کے بعد وہ درد کم نہیں ہوا بلکہ درد بڑھ گیا۔ اس کو درد کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے گھریلو ٹوٹکے کیے کہ ہم نے پوست کے ڈوڈے، اس کا پانی، ہم اس سے آنکھ کو دھویا، ساگ جو پالک ہے اس سے ہم نے اس کو آنکھوں کے اوپر باندھا، لیکن کسی بھی اعتبار سے بابا کی آنکھ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی ہے، بلکہ بابا نے تو صاف کہہ دیا کہ میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے، اس کی روشنی چلی گئی ہے، لہٰذا اب میری آنکھ ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں اب وہ فیقہ بابو جی کو کہتا ہے کہ میوں اسپتال کے ایک چوکیدار کی سفارش سے ہسپتال کے برآمدے میں جگہ تو مل گئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی ڈاکٹر دیکھنے نہیں آیا۔ فیقے نے مجھے سفارش کرنے کو کہا کہ آپ صاحب لوگ ہیں، آپ سفارش کر دیں تاکہ کوئی ڈاکٹر آ کے میرے ابا کو دیکھ لے۔ میں نے اپنے ملنے اور جاننے والے ڈاکٹر عبدالجبار سے ملنے کا کہا۔ فیقہ چلا گیا۔ جب میرا تانگا میوں ہسپتال کے راستے سے گزرا تو میں نے فیقے کو ہسپتال کے چوکیدار سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ فیقہ ڈاکٹر عبدالجبار کا پتہ پوچھ رہا ہوگا۔ تھوڑی دور جا کر میرے تانگے کا گھوڑا پھسل کر گر پڑا اور 10 منٹ تک گرا رہا۔ اس دوران ڈاکٹر عبدالجبار صاحب میرے پاس سے اپنی موٹر سائیکل پر تیزی سے گزرے۔ میں نے ان کو آواز بھی دی لیکن وہ میری آواز سے تیز نکلے۔ شام کو واپس گھر آیا تو پتہ چلا کہ فیقہ آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ کل مل لوں گا، ابھی رات ہو گئی ہے۔ یعنی اب وہ کہتے ہیں جی کہ فیقے کو شام کو میں جب واپس آیا اپنی اس میٹنگ سے، اپنے اس معاملے سے واپس پہنچا تو مجھے نوکر نے، خادم نے بتایا کہ فیقہ آیا تھا، تو میں یہ سمجھا کہ صاحب ظاہر ہے میں نے خود دیکھا ہے فیقے کو، وہ میوں ہسپتال کے چوکیدار سے باتیں بھی کر رہا تھا، تو یقینی طور پر اس نے ملاقات کر لی ہوگی، اس کا کام ہو گیا ہوگا، اب وہ شکریہ ادا کرنے آیا ہوگا، تو شکریہ میں کل لے لوں گا۔ تو رات ہو گئی ہے تو میں نے سوچا کہ کل مل لوں گا، ابھی رات ہو گئی ہے۔ صبح سویرے ہی فیقہ میرے دروازے پر موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ رات ڈاکٹر عبدالجبار صاحب ڈیوٹی پر موجود نہیں تھے اور ملاقات نہیں ہو سکی۔ میں نے اس کے ابا کی آنکھ کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ بابا کی آنکھ تو ضائع ہو گئی ہے۔ میں نے کہا جب آنکھ چلی ہی گئی ہے تو اب ہسپتال میں وقت اور پیسہ ضائع کیوں کر رہے ہو؟ فیقہ بولا کہ کیا خبر آنکھ کے کسی کونے خدرے میں بینائی کا بھورا پڑا رہ گیا ہو، جیسے چولہا بجھ بھی جائے تو دیر تک بھی راکھ میں ہاتھ نہیں ڈالتے کہ کہیں کوئی چنگاری سلگ ہی نہ رہی ہو۔ میں اس قدر حکیمانہ بات سن کر حیران ہوا، کیونکہ اس سے پہلے میں نے ہمیشہ فیقے کو صرف آٹے اور چارے کی مہنگائی کی باتیں کرتے دیکھا تھا۔ فیقے نے مجھے اپنے ساتھ چلنے اور سفارش کرنے کا کہا۔ میں نے کارڈ لکھ کر دے دیا اور کہا کہ ڈاکٹر عبدالجبار کو دکھا دینا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ تمہارا بابا ایک بار وارڈ میں چلا جائے، پھر علاج کے لیے میں خود جا کر کہوں گا۔ فیقہ کارڈ سنبھال کر اور بہت ساری دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ میں دن بھر غائب رہا اور فیقہ میرے گھر کے چکر لگاتا رہا۔ شام کو اس سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب ہسپتال تو آئے تھے، مگر میرے کپڑے بوسیدہ تھے، پھٹے پرانے تھے، تو بوسیدہ کپڑوں کی وجہ سے مجھے کسی نے ڈاکٹر صاحب سے ملنے نہیں دیا۔ میں نے اگلے دن ساتھ چلنے کا کہا۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، کل بھی تمہارا کام نہیں ہوا، آج بھی نہیں ہوا نا، اب کل تو میں ہر صورت تیرے ساتھ جاؤں گا۔ مگر دوسرے دن مجھے شیخو پورہ جانا پڑ گیا۔ شام کو پتہ چلا کہ فیقہ دن بھر چکر لگاتا رہا ہے۔ اس کے بعد فیقہ کچھ دن غائب رہا۔ چوتھے روز ایک کوچوان نے بتایا کہ فیقے کے باپ کو وارڈ میں جگہ مل گئی ہے۔ اسی دوران ہی فیقہ میری طرف پہنچ گیا۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی، مگر میں نے جھوٹ بولا اور فیقے سے کہا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو فون کر دیا تھا۔ فیقے کی آنکھوں میں ممنونیت کی نمی جھاگی۔ میں وہاں سے سیدھا گھر چلا گیا اور اگلے روز صبح ہوتے ہی فیقہ آ گیا اور بتایا کہ اس کے باپ کو کوٹ لکھپت ہسپتال میں بھیج دیا گیا ہے، یعنی میوں ہسپتال سے کوٹ لکھپت کے ہسپتال میں ٹرانسفر کر دیا ہے۔ آنے جانے میں بھی میرے 2 روپے ضائع ہو گئے ہیں۔ میں نے فون کیا مگر عبدالجبار صاحب نہ ملے۔
5-6 रोज़ बाद फ़ीका मुझे मिला। मैं नज़र चुरा कर जाने लगा, मगर वो लपक कर मेरे पास आ गया और बोला कि मैं आपका एहसानमंद हूँ। मैंने शर्मसार हुए बगैर कहा कि तुम्हारा अब्बा वापस आ गया है ना? फ़ीका बोला, वापस भी आ गया और ऑपरेशन भी हो गया। जुमा को पट्टी खुलेगी, आप ज़रूर दुआ कीजिएगा। जुमे के रोज़ फ़ीका आया और रोते हुए बताया कि पट्टी खुली तो पता चला कि एक आंख की बिनाई तो गई ही थी, दूसरी पर भी असर पड़ गया है। अब पहली आंख का ज़ख्म ठीक होने पर दूसरी आंख का ऑपरेशन भी होगा। मैंने सामने की दुकान से डॉक्टर जब्बार को फ़ोन किया, मगर डॉक्टर जब्बार से बात ना हो सकी। 2-2.5 हफ्तों बाद फ़ीका मेरे घर आया। मैंने खिड़की से फ़ीके को अपनी तरफ आते हुए देख लिया। नौकर ने मुझे फ़ीके के आने की इत्तला दी। मैंने डांटा कि मेरे घर में मौजूद होने का क्यों बताया, मगर जल्द ही मैंने मिलने के लिए ख़ुद को तैयार किया और फ़ैसला किया कि आज फ़ीके को सब कुछ सच बता देता हूँ कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सका। मैं बाहर आया तो मेरे बोलने से पहले ही आंसुओं से भीगा हुआ, बच्चों की तरह गोल गोल, ये लफ्ज़ है भीगा हुआ, बच्चों की तरह गोल गोल सुर्ख चेहरा लिए फ़ीका उठा और बोला कि बाबूजी, कुछ समझ में नहीं आता। मैं शुक्रिया अदा करूं तो कैसे करूं? मेरा बाबा ठीक हो गया है, उसकी दोनों आंखें ठीक हो गई हैं। उसे बिनाई अल्लाह ने दी है या आपने दी है? इस एहसानमंदी के बदले में मैं आपका हमेशा ग़ुलाम रहूँगा। ये सुनकर मेरी ज़ुबान से बहुत लंबी गहरी सांस लेकर, यानी कहते हैं जी कि मेरी ज़ुबान से बहुत गहरी लंबी सांस निकली और सिर्फ़ ये अल्फाज मेरी ज़ुबान से निकले कि कोई बात नहीं फ़ीके, कोई बात नहीं फ़ीके। तो ये इस पूरी एक रुदाद है कि किया कुछ नहीं, सिर्फ़ सहारे ही देता रहा अमीर का बच्चा और वो अमीर ज़ादा और वो साहिबज़ादा, लेकिन उसने प्रैक्टिकली किया कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद वो गरीब आदमी उसका ममनून है। ये लास्ट जुमला दुरुस्त कर लीजिए। वो कहता है जी, ये सुनकर मेरी ज़ुबान से बहुत लंबी गहरी सांस निकली और सिर्फ़ ये जुमला निकला। अब इसको यूँ कर लीजिए, और सिर्फ़ ये जुमला निकला कि कोई बात नहीं फ़ीके, कोई बात नहीं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ख़ुलासा समझ में आ गया होगा। आपने इसको अपने पास नोट कर लेना है और अपने ख़यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना है। आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। तब तक अपना, अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।